शिक्षक भर्ती 4.0 की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 6 और भूगोल आज हम पढ़ने वाले। एनसीईआरटी स्पेशल यह क्लास होगी और चैप्टर हमारा होगा तीसरा। यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो या 9 to 10, 6 to 8 या 11 to 12 में शिक्षक बनने के लिए, तो यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने क्लास 6 की 2 क्लासेज करा दी हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। यह हमारी जो है तीसरी क्लास है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा क्लास को ज़रूर देखेंगे और बताएंगे कि कैसी लगी आपको क्लास। आज की इस क्लास में हम पहले ही लिख दिए हैं क्लास 6 चैप्टर 3 और हमारा क्या है, भूगोल सब्जेक्ट है। अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान की किताब है तो आप उठाइए किताब को और खोजिए, उसमें से हम बता रहे हैं प्रश्न को। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। इतना आप समझ गए। तो चलिए ऑप्शन पर चलेंगे। कह रहा है कि ए ऑप्शन में शील्ड ज्वालामुखी और बी ऑप्शन मिश्रित ज्वालामुखी और सी ऑप्शन मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी और डी ऑप्शन है हमारा प्रवाह बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी। आप लोग कमेंट करिए। यह नई एनसीईआरटी जो आई है उसमें एक्सरसाइज के तौर पर यह प्रश्न दिया गया है और हमारा उत्तर जो हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी। ए नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चैप्टर 3 में थोड़ा छोटा चैप्टर होने के कारण वहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाए, इसलिए जो भी प्रश्न 12 से 15 प्रश्न बने हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। इनमें से एक जो गलत है वही हमें उत्तर चुनना है, बाकी जो है सब सही हैं। कह रहा है कि ए ऑप्शन में यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होता है और बी ऑप्शन में कह रहा है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है और सी ऑप्शन कह रहा है यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। चले, ए ऑप्शन में कह रहा था यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होता है। जो शील्ड ज्वालामुखी है वह बिल्कुल वह बेसाल्ट से ही निर्मित होता है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। क्या यह सही होगा? तो बिल्कुल शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण जो आते हैं हवाई द्वीप के ज्वालामुखी ही आते हैं, आप यह भी जानते रहिएगा। और सी ऑप्शन में कह रहा है यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होता है, तो यही हमारा गलत हो जाता है। शील्ड ज्वालामुखी जो है अधिक विस्फोटक ना होकर यह अधिक तरल होता है। ठीक है, लावा जो इसका होता है तरल होता है, मतलब तरल जो पानी की तरफ बहता रहता है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन ही गलत होगा और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें उत्तर चुनना था गलत को और यही शील्ड ज्वालामुखी के बारे में जो कहा गया सी ऑप्शन में यही हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, यह तरल पदार्थ होते हैं, तरल में होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, तरल जो बहता रहता है हमेशा, तो इसमें विस्फोट नहीं होते उतने, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा, इसलिए हमें यह सही करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको फ्री में कराई जा रही है। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला हो, तो हम सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एनसीईआरटी की क्लासेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की प्लेलिस्ट बन गई है, उन क्लासेज को ज़रूर देखिए एक बार में। ठीक, चलिए आगे बढ़िए और इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से प्रश्न बनाना और हर एक ऑप्शन में एक प्रश्न दिखाया गया, इसका मतलब अगर एक प्रश्न, जैसे इस प्रश्न को ले लीजिए, इस प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनेगा। कैसे? एक प्रश्न तो सेम टू सेम जो हमने
यहाँ पर दिया है वह हो गया, और दूसरा प्रश्न होगा इस ऑप्शन में, तीसरा प्रश्न होगा इस ऑप्शन में। तो हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको डेली 3 से 4 प्रश्न कराएंगे। तो समझिए अगर 10 प्रश्न भी करा दिए तो उसमें से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न बनते हैं तो कम से कम 30 से 35 प्रश्न बन जाएंगे। एनसीईआरटी से प्रश्न बनाने का यही हमारा लक्ष्य है। और यकीन मानिए एनसीईआरटी पहले खुद से पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें से छांटना पड़ता है कौन सा प्रश्न कैसे बनाया जाए। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जो लोग हमसे जुड़ गए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो इन क्लासेस को ज़रूर देखें हो। और साथ ही आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भूगोल पूछी जाती हो, तो वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट सेल का निर्माण होता है। और बी ऑप्शन में कह रहा है कि जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है तो उससे पातालीय सेल का निर्माण होता है। अब इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है केवल ए सही होगा, केवल बी सही होगा, ए और बी सही होगा, और ना तो ए और ना ही बी, इनमें से कोई नहीं सही होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बताइए, सही कथन की बात किया गया, सही कथन बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा वह हो जाएगा जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है तो उससे जो है पातालीय सेल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर दूसरा केवल बी सही हो जाएगा, केवल बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर यही सही होगा। ठीक, चलें। और ये कथन जो ए ऑप्शन दिया गया इसलिए गलत है क्योंकि ज्वालामुखी, इसमें कहा गया ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट सेल का निर्माण होता है। तो बिल्कुल नहीं, इसमें से जो कथन सही होगा ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है था, इसलिए ये हमारा पहला ऑप्शन कट गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा बी ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इस प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। आज के सारे जो प्रश्न हैं भूगोल कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक से और चैप्टर 3 से लिए गए हैं। अगर आपके पास बुक हो तो बुक को उठाइए और खोजिए, उसमें ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। क्या ए ऑप्शन भूकंप है, या चुंबकीय क्षेत्र है, या उल्कापिंड है, या गुरुत्वाकर्षण है, या आप इसमें से चुनिए, उसके बाद उत्तर में बताइए। पहला ऑप्शन में दिया गया है ए और बी, दूसरे ऑप्शन में बी और सी, तीसरे ऑप्शन में ए बी और सी, और चौथे ऑप्शन में यह सभी। बताइए उत्तर कौन सा हमारा सही होगा। जल्दी से कमेंट करते रहिए, चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो इसमें से हम अगर बात करें तो आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए भूकंप भी इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र भी, उल्कापिंड भी और गुरुत्वाकर्षण भी। तो इसमें से जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उसके बाद प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, सत्य नहीं इसमें से चुनना है क्योंकि हमें चुनना है असत्य। ठीक है, गलत शब्द को चुनना है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मैंने जो दिया था यहाँ पर 2 ऑप्शन सही दिया और 1 ऑप्शन को गलत दिया है, ताकि आप समझें। तो यहाँ पर गलत हमें चुनना है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे और हम जो गलत होगा वह चुनने वाले हैं इस प्रश्न में। ए ऑप्शन में कह रहा है कि महाद्वीपीय परपटी का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से हुआ। बी ऑप्शन महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से मिलकर बनी है। और सी ऑप्शन भूपरपटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए
ठीक। ए ऑप्शन में महाद्वीपीय पर्पटी का निर्माण जो है सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से हुआ, तो यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमें चुनना क्या है, गलत ऑप्शन को। और बी ऑप्शन में कह रहा है महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन से मिलकर बनी है, यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलिका एवं आयरन से बनने वाली जो होती है वो महासागरीय पर्पटी होती है। ठीक है, महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन के अतिरिक्त, बिल्कुल सही, सिलिका एवं आयरन के अतिरिक्त बेसाल्ट से बनी होती हैं। यहाँ पर बेसाल्ट ना होने के कारण ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बेसाल्ट से मिलकर बनेंगी तभी हमारा यह ऑप्शन सही होगा। तो हमारा उत्तर तो मिल गया, क्योंकि यहाँ पर यह बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रहना चाहिए था महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन से और बेसाल्ट से मिलकर बने हैं। एक शब्द छूटते ही एक ऑप्शन गलत हो गया। देखेंगे इस प्रकार से एनसीईआरटी आपसे प्रश्न पूछेगा, और साथ में जब बीपीएससी के पेपर में आप बैठेंगे टीआरई 4 के पेपर में, तो यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं। आप देखिए टीआरई 1 के प्रश्न, टीआरई 2 के और टीआरई 3 के, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक, चलें देखिए प्रश्न कितने बड़े बड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे प्रश्न भी आपसे टीआरई पूछेगा तो बिल्कुल पूछेगा, एनसीईआरटी है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना के क्या है, क्या करना है क्या नहीं, प्रश्न पूर्व पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए प्रश्न में ए ऑप्शन दिया गया है कि भूगर्भ में पर्पटी के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोड होता है। और सी ऑप्शन कहता है कि मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन में से पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। ऑप्शन दिए गए केवल ए और बी, ए और सी, ए बी और सी सभी। बताइए। चलिए गलत को चुनना है तो हम आपसे डायरेक्ट आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। गलत जो होगा हमारा, इसमें से सिर्फ एक ही सही है। ठीक है, सही है कौन सा, पहला ऑप्शन। क्या कह रहा है, भूगर्भ में पर्पटी के नीचे के भाग को मेंटल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और बाकी जो हमारा ऑप्शन बचेगा बी और सी, ये दो के दोनों गलत हैं, क्योंकि बी ऑप्शन में कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रोड होता है। तो बिल्कुल नहीं होता, आप लोग समझेंगे, अभी मैं बताऊंगा। और सी ऑप्शन में कह रहा है मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक पाया जाता है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे क्यों गलत है, तो हम पहले ऑप्शन पर चलेंगे जो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत था। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है, ठीक है, उसका स्रोत जो है मेंटल के ऊपरी भाग में स्थित दुर्बलता मंडल को माना जाता है। तो यहाँ पर दो के दोनों ऑप्शनों को एक समेट कर बताया गया, और यह 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये जो मैं कथन बोल रहा हूँ ना, ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के हैं, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बी और सी हमारा गलत होगा। तो हमारा उत्तर जो होगा कौन सा होगा, एक बार कमेंट करें। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर बी और सी कर लीजिए। ठीक है, बी और सी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यही हमारे गलत हैं और इसी को हमें सही करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपने जो कहा वह आपके लिए प्रोवाइड किया गया। आपने बीपीएससी प्रीवियस ईयर की डिमांड की, वह क्लास आपके लिए प्रोवाइड की गई। आपने एनसीईआरटी की डिमांड की, वह हम कोशिश कर रहे हैं आपको डेली प्रोवाइड करने की। तो इतना तो कह ही सकते हैं कि आप डेली ज़रूर हमारे साथ जुड़कर पढ़ें और क्लास को भी अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन क्लास को डेली देखा करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो होगा ही, ये आपको भी पता है, जानते रहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी की क्रोध नहीं होगा, क्रोड होगा। ठीक है, पृथ्वी की क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पर सत्य कथन की बात किया गया है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड
ठोस अवस्था में है। बी ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है। क्या यह सही होगा? अब आपसे पहला ऑप्शन में कहा गया केवल ए, केवल बी, ए और बी, न तो ए और न ही बी, चौथा ऑप्शन। तो बताइए उत्तर कौन सा हमारा सही होगा। चलिए, ठीक, उत्तर जो हो जाएगा सही होगा, दो के दोनों सही होंगे। पृथ्वी का बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है, यह हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। तो हम नोट करेंगे तीसरे ऑप्शन पर चल के ए और बी दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर तीन कथन दिए गए, तीन में से दो सही हैं और एक गलत है, या तीनों गलत हैं, यह आपको बताना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन को देखेंगे तभी तो हम निर्णय कर पाएंगे। ए ऑप्शन में कह रहा है भूकंप का वह भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पर यह मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, बताइएगा। चलिए बताइए, क्या यह सही होगा? तो जी नहीं, उसे अधिकेंद्र नहीं कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे तब? उसे फोकस या उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है भूकंप की तरंगों को सबसे पहले उद्गम स्थान पर महसूस किया जाता है। तो बताइए क्या यह कथन हमारा सही होगा? तो बिल्कुल नहीं, यह भी कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भूकंप तरंगों का सबसे पहले अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। सुन लीजिए ध्यान से कि यह उद्गम स्थान पर नहीं किया महसूस किया था, बल्कि अधिकेंद्र या अवकेंद्र पर महसूस किया जाता है। और सी ऑप्शन कह रहा है भूकंपीय तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल द्वारा की जाती है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा उत्तर क्या निकला आप कमेंट करिए। चलिए बताइए, क्योंकि प्रश्न हमने बता दिया ऑप्शन, अब आप चुनकर उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा उत्तर हो जाएगा ए और बी, यही हमारे गलत हैं और यही मैं गलत चुनकर उत्तर देना था। दूसरा ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिएंगे इस प्रकार के प्रश्न के कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे बन रहे हैं यह प्रश्न, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। प्रश्न में कहा जा रहा है भूकंपीय, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जा रहा है यार, चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। भूकंपीय तरंगों के संचरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भूकंपीय पहला शब्द है, समझ लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन में कह रहा है पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। और बी ऑप्शन कह रहा है यह तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्तों का निर्माण करती हैं। और इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, और ना तो ए और ना ही बी, कौन सा उत्तर हमारा सही निकलेगा? आप लोग उत्तर बताइए। चलिए भूकंपीय तरंगों के संचरण के संबंध में यह कथन आपसे पूछा गया है, इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा दो के दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती हैं। और दूसरा ऑप्शन एस तरंगे जो हैं जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्तों का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन ए और बी दो के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो थोड़ा सा वेट करिए, पूरी क्लास को देख कर जाइए और विजिट करिए हमारे चैनल के अंदर। और बिहार शिक्षक भर्ती की जो 4.0 की क्लासेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी एक बार विजिट करिएगा, क्योंकि हमने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कराया है। वहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास को हम पूरा का पूरा पढ़ा दिए हैं, उनको ज़रूर देखिए। और भूगोल की जो क्लासेज चल रही हैं उनको भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न पर।
कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें सही कथनों की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करना है, आप लोगों को याद करना चाहिए। ए ऑप्शन में कह रहा है भूकंप की तरंगे अभिलेखित होने वाले क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। और बी ऑप्शन कह रहा है पी भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र एस भूकंपीय छाया क्षेत्र से विस्तृत होता है। केवल ए सही होगा, केवल बी सही होगा, ए और बी दोनों सही होंगे, ना तो ए और ना ही बी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आप लोग कमेंट करिए। क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आप पढ़ रहे हैं तो जुड़े रहिए अंतिम तक आप लोग। चलें बताइए, बताइए जल्दी से उत्तर कौन सा हमारा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होने वाले क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होने वाले क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है पी भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र जो है इस भूकंपीय छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सुन लीजिए, ये दोनों के दोनों क्यों होंगे पहला तो मैंने बता दिया। दूसरे की बात करें तो यस तरंग का छाया क्षेत्र पी भूकंपीय तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, ना तो ए और ना ही बी। अगर क्लास समझ में ना आ रही हो ना तो एक बार क्लास को फिर से देखिएगा, पहले एनसीईआरटी को थोड़ा सा समझिए तब आपको यह क्लास समझ में आएगी। क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन अगर आपके सामने प्रश्न रखा गया है तो कुछ सोच समझ के रखा गया है कि आप पढ़ें और समझें। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन भूकंप से उत्पन्न प्रमुख प्रभाव को अभिलेखित करता है। तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। ए ऑप्शन सुनामी, बी ऑप्शन भूस्खलन, सी ऑप्शन धरातलीय विसंगति और डी ऑप्शन धरातलीय विस्थापन। पहले ऑप्शन में ए और बी, दूसरे ऑप्शन में सी और डी और तीसरे ऑप्शन में ए बी और सी, चौथे ऑप्शन में यह सभी। बताइए उत्तर कौन सा हमारा सही होगा। चलें जल्दी से बताइए, या शायद आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा क्या। चलिए लेकिन इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए तो बात करें भूकंप से उत्पन्न प्रमुख प्रभाव को अभिलेखित करता है कौन सा। तो सुनामी भी करेगा, भूस्खलन भी, धरातलीय विसंगति भी या धरातलीय विस्थापन भी। तो हमारा उत्तर चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि यह सभी। ठीक, चलें देखते हैं आज की इस क्लास में। जी हाँ, बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तब भी बताइए, नहीं अच्छी लग रही तब भी बताइए, क्या कमी रह गई कुछ भी हो आप ज़रूर बताइए। फिलहाल अगर डेली देखना चाहते हैं तो क्लास को आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप समझ नहीं सकते। पहले एनसीईआरटी को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है, 2 बार 3 बार पढ़कर तभी तो समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनाना, किस प्रकार बनाना है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा सहयोग आप करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि फ्री में एनसीईआरटी पढ़ने को मिल रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ रोज़ाना सुबह 10 बजे डेली। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार बंद करिए। तैयारी 4 होगा, क्योंकि चुनाव है तो चुनावी पुलाव तो बनाना ही पड़ेगा सरकार को। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।